कर्ष पांडे इजी स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग आज वर्ल्ड हिस्ट्री का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक वर्ल्ड वार वन डील करने वाले हैं। मतलब वर्ल्ड वार वन करने वाले हैं मतलब पढ़ने वाले हैं। शॉर्ट से वीडियो में बढ़िया से सब कुछ समझ लेंगे। वर्ल्ड वार वन से जुड़े हुए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ को सब कुछ समझेंगे हम लोग। और वर्ल्ड वार वन को बढ़िया से फिल्म के जैसे एकदम आँख में उतार लेंगे। बढ़िया से समझिएगा सब कुछ, आपको बगल में सारा कुछ विजुअलाइज होते रहेगा। आप देखिएगा, समझ में सब कुछ आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, तो वर्ल्ड वार वन देखिए, वर्ल्ड वार वन को वर्ल्ड वार वन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्ल्ड वार टू से पहले हुआ था। इसको बस वर्ल्ड वार ही कहा जाता था। वन इसलिए कहा गया क्योंकि टू हो गया, इसलिए इसे वर्ल्ड वार वन कहा गया। देखिए, वर्ल्ड वार वन जो हुआ था वो 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 तक हुआ था। मतलब कि डेट याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ जो पॉइंट्स है उसको आप लिख सकते हैं, नोट बना सकते हैं, वो याद रखिएगा। तो वर्ल्ड वार वन कब से कब तक हुआ था? 28 जुलाई 1914 से लेके 11 नवंबर 1918 तक आपका वर्ल्ड वार वन हुआ था। इसको तो ग्रेट वॉर भी कहा जाता है, इसको तो कहा जाता है द वॉर टू एंड द ऑल वॉर कहा जाता है, इसे ग्लोबल वॉर भी कहा जाता है। समझ पा रहे हैं आप? मतलब इसे ग्रेट वॉर भी कहा जाता है क्योंकि सारा दुनिया एक साथ लड़ा था। ग्लोबल वॉर मतलब पूरा ग्लोब पे पूरा दुनिया एक साथ लड़ रहा था। और ये लड़ाई को द वॉर टू एंड द ऑल वॉर इसलिए कहा जाता था क्योंकि माना जाता था कि इस युद्ध के बाद फिर कभी लड़ाई नहीं होने वाला, क्योंकि ये बहुत बड़ा युद्ध होने वाला है, पूरा दुनिया एक साथ लड़ रहा है। लेकिन ये फ्लॉप कर गया, ऐसा कुछ नहीं है। इसके कुछ साल के बाद फिर वर्ल्ड वार टू भी हो गया, आपको पता ही है। तो वर्ल्ड वार वन फ्लॉप रहा। इसे ग्लोबल वॉर कहा जाता था, मतलब पूरा दुनिया एक साथ लड़ रहा था। लगभग कुछ देश जानबूझ के लड़ रहे थे, कुछ देश मजबूरी में लड़ रहे थे, कुछ देश को ज़बरदस्ती घसीटा गया था। जैसे कि हम लोग इंडियंस थे, हम लोग को ज़बरदस्ती घसीटा गया था। हम लोग ब्रिटेन के कॉलोनी थे और उनके बिहाफ में हम लोग को लड़ना पड़ रहा था। और 13 लाख, मतलब ब्रिटेन का सैनिक भी इतना नहीं लड़ा था वर्ल्ड वार वन में जितना हम लोग लड़े थे। हमारे इंडियन सैनिक लड़ा था 13 लाख, और 50,000 सैनिक कम से कम वर्ल्ड वार वन में हमारे मारे गए थे इंडियंस। और उन्हीं के मेमोरी में इंडिया गेट बनाया गया था। ये सब बुलेट पॉइंट याद रखिएगा। तो वर्ल्ड वार वन में 13 लाख इंडियन सैनिक लड़े थे, याद रखिएगा। ब्रिटेन के भी 13 लाख नहीं थे, उनके भी 7-8 लाख, मतलब हम लोग से कम ही थे। 13 लाख इंडियन ज़्यादा थे। ब्रिटेन के तरफ से इंडियन लोग ज़्यादा लड़े थे, ब्रिटेन के सैनिक कम लड़े थे। आपको समझ में आ रहा है आपको? तो जब देखिए, इसको ग्लोबल वॉर बोला गया, मतलब पूरा दुनिया एक साथ लड़ रहा था। लगभग कोई चाह के कोई ना चाह, मैं बताइए आपको, लेकिन पूरा दुनिया का युद्ध अब हो रहा था। पूरा दुनिया दो भाग में बढ़ चुका था। ठीक है, एक अलाइंड पावर की तरफ, एक सेंट्रल पावर की तरफ। अब अलाइंड पावर, सेंट्रल पावर, ये आप क्यों बता रहा मैं आपको सब कुछ पहले बता दूंगा कि कौन कौन किस टीम में थे, कैसे हुआ, कौन किस टीम में कैसे कूदे, क्यों लड़ाई चालू हुआ, क्यों लड़ाई स्टार्ट हुआ, कहाँ से इसका ओरिजिन है। ये सब हम लोग जब कहानी ये सब समझेंगे फिल्म के जैसा, तो बड़ा आपको आसान होगा समझने में, क्योंकि मैं पहले अलाइंड बता दे रहा हूँ कि कौन किसके साथ में था। ठीक है, तो पूरे दुनिया, मैंने बताया कि पूरा दुनिया दो भाग में बढ़ चुका था लड़ाई के टाइम में। वर्ल्ड वार वन जब हो रहा था तो पूरा दुनिया दो भाग में बढ़ चुका था, एक अलाइंड पावर, एक सेंट्रल पावर। अलाइंड पावर में रसिया था, ब्रिटेन था, यूएसए, जापान, फ्रांस, मतलब बड़े बड़े कंट्रीज इधर थे। और सेंट्रल पावर में ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी, ऑटोमन एम्पायर, ऐसे करके थे। ठीक है, तो ये सब नाम याद रखिएगा, यही सब नाम एग्जाम में भी पूछता है। मैं आपको बता कर निकलते जा रहा, आप इसको लिख भी सकते हैं। वीडियो को रिपीट करके सुन लीजिए कौन कौन सा कंट्री का नाम मैंने बताया। इधर अलाइंड पावर रख लीजिए, इधर सेंट्रल पावर रख लीजिए। अलाइंड पावर में रसिया रख लीजिए, फ्रांस रख लीजिए, ब्रिटेन रख लीजिए, यूएसए रख लीजिए और जापान रख लीजिए। और सेंट्रल पावर में ऑस्ट्रेलिया हंगरी रख लीजिए, जर्मनी रख लीजिए और ऑटोमन एम्पायर रख लीजिए। ठीक है, तो आपको दोनों तरफ की टीम मिल गया। और जो भी कंट्रीज है, जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब जो आपको मिल रहे हैं, या फिर यूएसए, कनाडा वगैरह मिल गए, ये सब जो आपको मिल रहे हैं, ये सब या तो ब्रिटेन के गुलाम थे तो वो भी लड़ ही रहे थे, या फिर जर्मनी के गुलाम थे तो वो भी लड़ ही रहे थे इनकी तरफ से। ऑटोमन एम्पायर के कुछ आते थे तो इनकी तरफ से लड़ रहे थे। मतलब कि बाकी जो देश का नाम मैंने नहीं लिया वो भी लड़ ही रहे थे, किसी के बिहाफ में, किसी के तरफ से आके लड़ रहे थे, लेकिन लड़ ही रहे थे। मेन कंट्रीज यही लोग थे। इधर से रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए, जर्मनी था, जापान था। इधर से ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर था। ठीक है, ऑटोमन एम्पायर मतलब जो अभी टर्की का पार्ट है, जो अभी टर्की है वही ऑटोमन एम्पायर उस समय था। वो बहुत बड़ा पार्ट था उस समय, बहुत बड़ा साम्राज्य था। तो इन दोनों के बीच में बढ़िया से झगड़ा हुआ। अब आपको इसमें पूरे वर्ल्ड वार में 2 ठो अलाइंस याद रखना है, मतलब 2 ठो गुट याद रखना है। कैसे गुट बने, 2 ठो गुट बटा। ठीक है, 2 ठो, ये तो आपको 2 ठो पार्टी मिल गया कि ये इनके वर्सेस इनके, मतलब कि अलाइंड पावर वर्सेस सेंट्रल पावर मार चल रहा था। वर्ल्ड वार वन इन दोनों के बीच में हुआ। लेकिन कुछ मैं बता रहा हूँ ट्रीटी, जैसे कि कुछ लोग संगठन बनाए थे अपने, कुछ कंट्री से अपना संगठन बनाए, चुपके अंदर ही अंदर क्या हो रहा था कि
अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपने आप को मजबूत करने के लिए कुछ कंट्रीज़ क्या करते थे कि अंदर ही अंदर अलाइंड कर लेते थे दूसरे कंट्री के साथ, दोस्ती कर लेते थे कि मेरे पे कभी हमला होगा तो आप मुझे बचाइएगा, आप पे हमला होगा तो मैं बचाऊंगा, ऐसा वाला सीन चल रहा था। तो ऐसा में आपको बस 2 ट्रीटी याद रखना है, ठीक है। 2 ट्रीटी कैसा है, एक अलाइन 1882 में ट्रिपल अलायंस और एक 907 में ट्रिपल इंतांत, ठीक है। आपको स्क्रीन पर सब दिख रहा होगा, याद रखिएगा। तो क्या 1882 में ट्रिपल अलायंस में कौन कौन से थे, जर्मनी और इटली, ठीक है। ये किस में थे, 1882 में, ठीक है, ट्रिपल अलायंस में। और ट्रिपल इंतांत में कौन से थे, फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया। ये ट्रिपल इंतांत में थे। ये 1907 में हुआ था, ठीक है। तो ये दो मैंने आपको ट्रीटी 2 बताई, ये ट्रिपल इंतांत और ट्रिपल अलायंस, ये दोनों आपको याद रखना है, क्योंकि यही दोनों मोस्टली पूछा जाता है कि कौन सा वर्ल्ड वार 1 में कौन सा 2 इम्पोर्टेंट अलायंस थे, कौन सा इम्पोर्टेंट 2 गुट बना था। तो इन दोनों ये दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। एक अलायंस था ट्रिपल अलायंस, एक अलायंस था ट्रिपल इंतांत। दोनों में कौन कौन से कंट्री थे, कब हुआ था, 1907 में हुआ है ट्रिपल इंतांत, 1882 में हुआ है ट्रिपल अलायंस, ठीक है, जिसमें जर्मनी, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया। ये मैंने आपको ओवरव्यू अभी बताया है, अभी मैं वर्ल्ड वार स्टार्ट नहीं करवाया हूँ, मैं नहीं करवाने वाला, लेकिन अभी तक मैंने ये नहीं बताया आपको। अब मैं चलिए आपको बताता हूँ कि वर्ल्ड वार हुआ क्यों, मतलब कि उस समय माहौल क्या था, हो क्या रहा था, क्यों झगड़ा हो गया, इतना बड़ा स्तर पे मारपीट जब हो तो कोई एक रीज़न तो होगा नहीं, बहुत सारे रीज़न होंगे। कुछ पॉइंट्स आपको जब लिखने पड़े अगर, तो आप बता सकते हैं कि उसमें 3-4 पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। इम्पीरियलिज्म कर सकते हैं, नेशनलिज्म कर सकते हैं, मिलिट्रिज्म लिख सकते हैं, और अलाइंड पावर जो हो रहे थे, ये जो आपको मैंने बताया ट्रिपल इंतांस या ट्रिपल अलायंस, ये सब भी इस पर फैक्टर किया था। जैसे कि मैंने बताया इम्पीरियलिज्म मतलब कि क्या करते थे ना, जो बड़े बड़े कंट्रीज है, जैसे कि जर्मनी हो गया, जैसे कि ब्रिटेन हो गया, वो कमज़ोर कंट्री पे धावा बोलो, उसको पीटो, उसका राज्य को अपना बना लो, उसका ज़मीन को अपना हड़प लो, उसको अपना कॉलोनी बना लो। ये इम्पीरियलिज्म हुआ कि वहाँ जाके अपना मेरा भी, वो भी मेरा, वो हड़प नहीं थी, हड़प कर रहे थे, इंडिया को हड़प ही लिए थे ना ब्रिटेन। तो ये इम्पीरियलिज्म हुआ। और याद रखिएगा, इम्पीरियलिज्म के खिलाफ यूएसए हमेशा इम्पीरियलिज्म के खिलाफ रहा है। उसको मैं बाद में आपको बताऊंगा कि यूएसए जब 1917 में वर्ल्ड वार में कूदता है, यूएसए को वर्ल्ड वार से कहीं से मतलब नहीं था। मैंने अभी बताया कि यूएसए अलाइंड पावर में था, लेकिन वो शुरू में नहीं था, शुरू में तो कोई नहीं था, शुरू में तो सिर्फ और सिर्फ रसिया आया था, फिर धीरे धीरे सब आए, वो आपको मैं पूरा कहानी बताऊँगा अभी। लेकिन यूएसए लास्ट तक नहीं था, यूएसए कूदेगा और पूरा वर्ल्ड वार ख़त्म कर देगा, मार के सबको बत्तख बना देगा, समझ रहे हैं आप। तो यूएसए को आने दीजिए, यूएसए आएगा, पूरा का पूरा दुनिया का वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाएगा, और मतलब पीट के बत्तख बना देगा सबको। तो अमेरिका को अभी आने में टाइम है, वो 1917 से 1918 तक आया था, 1917 में आया था वो। 1914 में मारपीट चालू हुआ, 3 साल तक यूएसए खाली माल कमाया है, दोनों अलाइंड पावर और सेंट्रल पावर दोनों को सप्लाई किया है खाली हथियार। तुमको भी बम दे रहे, तुमको भी बम दे रहे, तुमको भी मिलिट्री का पावर, तुमको भी मिलिट्री का पावर, तुमको भी तोप, सबको बांट रहा था खाली वो, और पैसा कमा रहा था दोनों तरफ से, अकेले बैठ के मजा ले रहा था। ये पूरा दुनिया बेवकूफ़ बना था, अकेले यूएसए समझदार बन रहा था। फिर लास्ट में 1917 में अमेरिका कूदा, वर्ल्ड वार ख़त्म करवा दिया। अमेरिका जब कूदा तो वो अलाइंड पावर की तरफ से कूदा था, जर्मनी के खिलाफ कूदा था, यानी कि सेंट्रल पावर के खिलाफ कूदा था, और सेंट्रल पावर हार गया था। ये मैं आपको पूरा बढ़िया से भी समझाऊंगा, ठीक है। तो मैंने ये बताया इम्पीरियलिज्म मतलब बता दिया कि ज़मीन को कैसे हड़पना है, ये वाला जो नीति था ये चल रहा था उस समय, कि बस वहाँ पे जाओ और वहाँ पे कोई राज्य नहीं चल रहा है, कोई छोटा मोटा एम्पायर है, उसको ख़त्म करके हमारा कॉलोनी में बसा लो। नेशनलिज्म, देश के प्रति बहुत ज़्यादा आदमी को क्या बोलते हैं, भक्ति आ गया था कि नहीं, अगर देश, और उस समय बड़ा एक विचारधारा चल रहा था कि अगर आपको सही में बड़ा देश बनना है, अगर आपको सच में ग्रेट कंट्री बनना है, तो आपको युद्ध करना ही चाहिए। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े पत्रकार, बड़े बड़े मीडिया पर्सन या बड़े बड़े लोग जो स्पीच देते थे उस समय, नेता कहलाते थे, राजनेता कहलाते थे, उन लोग का भी मतलब बढ़िया लोग भी, उनका भी विचारधारा यही था। और पूरे 1-2 कंट्री नहीं, पूरे दुनिया का विचारधारा यही चल रहा था कि अगर आपको महान कंट्री बनना है तो युद्ध करना ही होगा। मतलब सोचिए कितना खतरनाक मेंटालिटी से उस समय दुनिया चल रहा था। तो वर्ल्ड वार तो होना ही था कि अगर आपको महान देश बनना है, सुपर देश बनना है, सुपीरियर बनना है, तो आपको युद्ध करना ही होगा, युद्ध करके जीतना ही होगा। जितना युद्ध आप जीतेंगे उतना महान कहलाते जाएंगे। ये वाला सीन चल रहा था। नेशनलिज्म समझिए, मिलिट्रिज्म मतलब मिलिट्री सब कोई बढ़ा रहा था, मतलब तोप, गोला, सबमरीन, ये सब अभी इन्वेंशन हुआ है। इसमें सबसे आगे जर्मनी और ब्रिटेन था। सबमरीन बनाना, टैंक बनाना, मिसाइल रेडी करना, मतलब पूरा बम बारूद का सीन चल रहा था। अभी नया नया ये सब मिलिट्रिज्म आया था, और जिसके पास अर्थ है वो अपने आप को फिर दबंग समझ रहा था कि अब तो मेरे पास टैंक आ गया, मैं तो उड़ा दूंगा ये। तो मिलिट्रिज्म का भी जब सीन आ रहा था, पूरा
लगभग लगभग जब रिवॉल्यूशन आया था, मशीन का रिवॉल्यूशन आया था, बढ़िया बढ़िया अलग अलग तरह का हथियार बन रहे थे, तो ये सब के चलते भी ये वर्ल्ड वार पे प्रभाव पड़ा, क्योंकि अब लगभग लगभग सारी कंट्रीज़ के पास कुछ कुछ सैनिक अच्छा तरह से रेडी हो चुके थे लड़ाई करने के, क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट्स बड़ी बढ़िया आ चुके थे। और इन सब में आगे कौन कौन सा था कंट्री मैंने बताया, जर्मनी और ब्रिटेन, ये दोनों वही बहुत आगे थे। बाकी और दुनिया के कंट्रीज से, यूएसए से, ऑटोमन एम्पायर और भी जो भी कंट्रीज़ हैं आपको दिखेंगे, फ्रांस रशिया से, इन सब से आगे थे जर्मनी और ब्रिटेन। इन लोगों के पास मिलिट्रिज्म में बहुत अच्छा खासा पकड़ बैठ चुका था, इन लोगों के पास मिलिट्री बहुत अच्छी थी, इन लोगों के पास इक्विपमेंट बहुत अच्छे आ चुके थे। तो और मैंने बताया अलाइंड पावर, मतलब कि जैसे जैसे वो अंदर अंदर हाथ मिला रहे थे, जैसे कि मैंने ट्रिपल इंतांत बताया था, ट्रिपल अलायंस बताया था। ट्रिपल इंतांत में रसिया, फ्रांस, ब्रिटेन जब मिल गए थे, तो ये जो अंदर ही अंदर दोस्ती हो जा रहा था ना, ये भी बहुत घातक हुआ उस समय। अब अभी मानते हैं कि सिंपल झगड़ा हुआ ब्रिटेन में और ऑस्ट्रिया हंगरी में, मान झगड़ा हो गया, अब ब्रिटेन की तरफ से एक हाथ मिलाया हुआ फ्रांस के साथ, फ्रांस भी कूद जाएगा, ऑस्ट्रिया हंगरी हाथ मिलाया हुआ ऑटोमन भाई, इसको भी कूदना पड़ गया। तो देख रहे हैं कैसे कैसे हो जा रहा है, ये जो अलायंस हुआ है इसके चलते ये मार हो जा रहा है, क्योंकि दोस्ती हो चुका है पहले ही कोना कोनी में, और एक गो लड़ा, उसके तरफ से इसको आना है, मजबूरी है, साइन हो चुका है, एग्रीमेंट हो चुका है। तो ऐसे ये भी एक फैक्टर पड़ा था। तो आप 3-4 पॉइंट याद रख सकते हैं, इंपीरियलिज्म याद रख सकते हैं, नेशनलिज्म याद रख सकते हैं, मिलिट्रिज्म याद रख सकते हैं, संगठन याद रख सकते हैं, क्या बोलते हैं वो, अलायंस पावर याद रख सकते हैं कि उस टाइम पावर बहुत सारे कंट्री एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे थे, अलायंस हो रहे थे, इसलिए ये भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था वर्ल्ड वार 1 होने के पीछे। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बता दिया कि वर्ल्ड वार 1 होने के पीछे रीज़न ये क्या थे। लेकिन एक पॉइंट कि हुआ कैसे, स्टार्ट कैसे हुआ, अब हम लोग मूवी स्टार्ट करेंगे, बढ़िया समझेंगे कि हुआ कैसे, स्टार्ट कैसे हुआ। तो देखिए, यूरोप का एक पार्ट अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बगल में, कि आपको पूरा वर्ल्ड मैप दिख रहा होगा। ठीक है, वर्ल्ड मैप दिख रहा है, वर्ल्ड मैप में आपको अफ्रीका दिख रहा होगा नीचे में, इधर आपको रसिया दिख रहा होगा, उधर आपको कनाडा दिख रहा होगा, बीच में एक जगह यूरोप कहते हैं, यूरोप का वो पार्ट है। ठीक है, वहाँ भी आपको ऑस्ट्रिया हंगरी दिख रहा होगा, जर्मनी दिख रहा होगा, ऑस्ट्रिया हंगरी के नीचे थोड़ा सा सर्बिया दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा। वहीं पे आपको छोटा मैप दिखेगा, देखिए आपको छोटा मैप दिख रहा है। अब वो जो मैप आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो आपको ऑस्ट्रिया हंगरी दिख रहा है, नीचे आपको सर्बिया दिख रहा है, ये वाला जगह यहीं पे डिस्प्यूट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अब बढ़िया से समझे वहाँ डिस्प्यूट कैसे क्या हुआ। ये मतलब कि पूरा वर्ल्ड वार जो स्टार्ट हुआ यूरोप में हुआ है, यूरोप से पूरा दुनिया का प्रभाव पड़ा है। यूरोप का ये वाला पार्ट जहाँ आपको हंगरी दिख रहा है, ऑस्ट्रिया हंगरी का एक मतलब कि पूरा पॉइंट, अब मेन पॉइंट जहाँ से झगड़ा चालू हुआ वो मैं आपको बता रहा हूँ। ऑस्ट्रिया हंगरी का एक प्रिंस थे, मतलब वो राजा बनने वाले थे, राजा बने नहीं थे, पिता के मरने के बाद अब वो राजा बनते, ये घोषित हो चुका था। तो जो राजा बनने वाले थे उनका नाम था आर्चड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड, हाँ आर्चड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड नाम था उनका। तो जो आर्चड्यूक फ्रेंच फर्डिनेंड थे, ये शायद मेरे प्रोनाउंसिएशन में गलती भी हो रहा होगा क्योंकि ये ऑस्ट्रियन नाम था, तो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, लेकिन स्पेलिंग देख लीजिए आप। तो जो फर्डिनेंड थे वो ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस थे, राजा बनने वाले थे। वो अपने वाइफ के साथ घूमने गए थे, तो वो अपने वाइफ के साथ, आपको नीचे में एक जगह दिख रहा होगा साराजीवो देखिए सर्बिया के बाउंड्री पे दिख रहा है। ठीक है, और ऑस्ट्रिया हंगरी नीचे देखिए आपको साराजीवो एक दिख रहा होगा, सर्बिया के बाउंड्री पे साराजीवो। वो ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा प्रिंस अपने वाइफ के साथ साराजीवो घूमने आए थे, जहाँ पे सर्बिया का बॉर्डर पड़ता है। और उनको वहाँ पे मतलब वो फर्डिनेंड का गोली मार के उनका हत्या कर दिया गया। ठीक है, अब गोली मार के हत्या करने के पीछे सर्बियन नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ब्लैक हैंड का हाथ था, ये पाया गया। ठीक है, मतलब ऑस्ट्रिया हंगरी का जो इंटेलिजेंसी थी वो ढूंढ के निकाली कि उन्हें गोली किसने मारा, तो उन्हें गोली सर्बियन नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के ब्लैक हैंड नामक एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उसके ही आदमी ने उन्हें गोली मारा है। मतलब ऑस्ट्रिया हंगरी का मूड खराब हो गया सर्बिया पे, क्योंकि सर्बिया का एक ऑर्गेनाइजेशन था ब्लैक हैंड नाम का, वही उसको और प्रिंस को मारा है। ठीक है, तो मूड तो ख़राब हो गया कि भाई हमारे राजा साहब का बेटा घूमने गया और आपने ठोक दिया, ये तो गलत हो गया, आपका ऑर्गेनाइजेशन का आदमी ठोक दिया, गलत हो गया। अब ऑस्ट्रिया हंगरी और अब आपको देखिएगा ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया में थोड़ा सा तनाव आ गया, थोड़ा सा क्या बहुत तनाव आ गया, मार का माहौल छा गया। ऑस्ट्रिया हंगरी का मूड खराब हो गया, वो सर्बिया को बोला कि आपके यहाँ के ब्लैक हैंड के ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे राजा साहब का बेटा को मारा है, तो अब आपको बिना कुछ सोचे बिना कुछ किए पूरा का पूरा कंट्री सरेंडर करना पड़ेगा हम लोग को। मूड हम लोग का ख़राब हो गया, आपने प्रिंस को मार दिया, गलत किया है, पूरा का पूरा कंट्री सरेंडर करना पड़ेगा। सरेंडर करेंगे, सर्बिया बोला अरे सरेंडर कैसे कर देंगे हम लोग यार कुछ जानते भी नहीं, कोई मारा भी होगा तो यार
एक आदमी मारा, उसमें पूरा कंट्री फ्लिप हो गया, गलती यार, हम लोग को सरेंडर काहे करेंगे, नहीं करेंगे। तो ऑस्ट्रिया हंगरी को पता था कि ये सरेंडर नहीं करेगा, इसको समझा रहे तो समझ नहीं करेगा, कहीं कि इसके पीछे रसिया है, इसका दोस्त रसिया है, सर्बिया का दोस्त रसिया है। ऑस्ट्रिया हंगरी को पता था इसके पीछे रसिया चाचा बैठा हुआ है, पूरा पावर में है, ये तेज, ये सरेंडर इतना आसानी से नहीं करेगा। तो ऑस्ट्रिया हंगरी का मैंने आपको पहले बताया, इसीलिए मैंने पहले बताया था आपको कि ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और इटली, ये तीनों का ट्रिपल अलायंस में संगठन था, इन तीनों का दोस्ती था। तो ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी के पास गया, पीछे देखिए, अब उसके ऑस्ट्रिया हंगरी पीछे आपको जर्मनी दिख रहा होगा, जर्मनी के पास गया और जर्मनी के पास जाके जर्मनी को बोला कि भाई हमको आपका मदद चाहिए, मेरे राजा जी को ठोक दिया सर्बिया वाला लोग, और हमको सर्बिया को ठोकना है, आपको हमारा मदद करना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रिया हंगरी जब जर्मनी के पास हेल्प के लिए गया तो जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी को एक ब्लैंक चेक बोल के दिया कि जाइए, आपको जो करना है कीजिए, जिसको ठोकना बजाना है बजाइए, हम आपके साथ हैं पीछे से, जिसको पीटना है पीटिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम आपके साथ हैं। लेकिन अब जब जर्मनी जैसा भव्य कंट्री का साथ मिल गया तो किसी का भी सीना 54 इंच का हो जाएगा मोदी जी के जैसे। अब वो क्या किया कि बोला कि अब दिक्कत होगा, अब वो चलिए हम लोग अटैक के, अब अटैक के मूड में ऑस्ट्रिया हंगरी आ गया और जर्मनी डिक्लेयर कर दिया कि हाँ वॉर, पीटिए, सर्बिया को पीटिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। सर्बिया पर जैसे ही जर्मनी वहाँ से ओके किया, यानी कि वॉर डिक्लेयर हो गया। अब सर्बिया के जैसे डिक्लेयर हुआ वॉर तो रसिया कूद गया बीच में, सर्बिया की तरफ से कि गलत कर रहे हो, पता ही था सबको कि सर्बिया दोस्त है, सर्बिया का दोस्त रसिया है, तो रसिया बीच में आएगा ही, तो रसिया कूद गया बीच में कि ये गलत हो रहा है, नहीं आ सकते हैं आप। तो रसिया डिक्लेयर कर दिया फिर जर्मनी पे वॉर कि अरे आप जब उसकी तरफ से कूदने आ रहे हो तो हम इसकी तरफ से कूदेंगे, आपको पीटेंगे। तो रसिया भी उस टाइम पावरफुल कंट्री था, जर्मनी बहुत पावरफुल था, लेकिन रसिया भी कमज़ोर नहीं था, रसिया भी कूद गया जंग में सर्बिया की तरफ से। अब देखिए, ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ से जर्मनी कूदा है, सर्बिया की तरफ से रसिया कूदा है, और रसिया डिक्लेयर कर दिया कि हम जर्मनी को पीटेंगे। अब जैसे रसिया जो जंग में कूदा तो रसिया के साथ मैंने आपको बताया था ट्रिपल अलायंस, नीचे ट्रिपल इंतांत बना हुआ है, तो रसिया का दोस्त फ्रांस, ब्रिटेन दोनों था, तो फ्रांस कूद गया कि यार रसिया कूदा है जंग में तो हमको भी आना है। अगर इसलिए मैंने आपको पहले सारा बता दिया किसी का संगठन, किसी का दोस्ती हो चुका है पहले ही, मतलब कैसे कैसे सबका टाई अप है। तो जो टाई अप नीचे है वो आपको अभी याद दिला रहा हूँ मैं कि जब रसिया कूद गया तो रसिया के साथ फ्रांस कूद गया, जब फ्रांस कूद गया तो फिर जर्मनी समझ गया कि ओ ये दोनों आ गए हैं इधर से, तो अब क्या करना होगा कि हमको पहले फ्रांस को सल्टा देना होगा। फ्रांस को सल्टाने के लिए वो क्या किया कि बेल्जियम के रास्ते फ्रांस को सल्टाने आया, ये जर्मनी का सबसे भूल था। बेल्जियम के रास्ते जब वो फ्रांस को सल्टाने आया तो बेल्जियम में जब घुसा तो बेल्जियम का एक ट्रीटी हो चुका था पहले ही ब्रिटेन के साथ, यानी कि इंग्लैंड ब्रिटेन के साथ। तो अब ब्रिटेन भी जंग में कूद गया, ब्रिटेन को तो एक बहाना चाहिए था, उसको तो आना ही था, ट्रिपल इंतांत का पार्ट वो भी था, उसको भी आना ही था, लेकिन उसको एक बहाना चाहिए था कि आप भाई बेल्जियम पे क्यों हमला किए, बेल्जियम से तो हमारा बहुत गहरा मित्रता है। तो फिर जर्मनी के खिलाफ ब्रिटेन भी कूद गया। अब जब ब्रिटेन कूद गया जर्मनी का हालत टाइट हो गया के लिए, लेकिन फिर भी जर्मनी इतना ताकतवर था कि मारते मारते बेल्जियम को तो मारे ख़त्म कर ही दिया, फ्रांस में भी घुस गया, पेरिस तक घुस गया, वहाँ पर ब्रिटेन का सैनिक सपोर्ट किया और पूरा का पूरा फ्रांस को नहीं घुसने दिया अंदर तक, जर्मनी के सैनिक को अंदर तक नहीं घुसने दिया। उस समय ट्रांस से मार होता था, बड़ा सा गड्ढा हुआ करता था, समझे, उसी के अंदर सैनिक रहेगा, 2-2 साल 3-3 साल तक सैनिक उसी में। सोचिए कितना, मतलब कि घाव से, बीमारी, हैजा टाइप का, गंदगी से बीमारी पड़ के कितना सैनिक मरा था। एगो लंबा सा पैनल सा गड्ढा सा बना दिया गया है, वही गड्ढा में सैनिक रहेगा और उसी से मार करेगा, छुपा हुआ है, बड़ा सा बना हुआ, उसी से मार होगा, आपको दिखेगा, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो उसी में सैनिक लोग रहेंगे, उसी मतलब कितना दर हालत था सैनिक लोग का। कंट्री तो लड़ रहे हैं, लेकिन कंट्री के बिहाफ में जो सैनिक लड़ रहे हैं उनका हालत कुत्ते से ही बदतर हो चुका था। मतलब कि क्या, इंसानियत तर मर रही थी, इंसानियत नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। पूरा कंट्री बस अपना वर्चस्व के लिए लड़ रहा है, और लोग जो आम लोग हैं जो सैनिक बन के लड़ रहे हैं बेचारे, उनका हालत देख के दिल दहल जाए, ऐसा सीन चल रहा था। तो ब्रिटेन भी कूद गया था, तो ब्रिटेन जब फ्रांस की तरफ से आकर बचाया फ्रांस को, नहीं तो जर्मनी का जो सैनिक था वो फ्रांस के पेरिस तक चढ़ चुका था, सोच लीजिए। वहाँ तो ब्रिटेन का सैनिक आके उनको हेल्प किया और फिर वहाँ से पीछे ढकेलते मैनेज हुआ, फ्रांस बचा फिर, नहीं तो जर्मनी इतना ताकतवर था, सोच लीजिए। रसिया को भी संभाल रहा था एक तरफ से फ्रांस को घुस चुका था, बेल्जियम को ठोक के फ्रांस तक घुस चुका था, तो ब्रिटेन आकर संभाला थोड़ा मोड़ा। अब क्या हुआ कि तब तक एक रिवोल्यूशनरी चेंज आया और रसिया में चेंजिंग आ गया कि
कि व्लादिमीर लेनिन नाम का एक वहाँ पे लीडर आ गया, ठीक है। और उसका विचारधारा ऐसा था कि हम वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ये वर्ल्ड वार का सीन हटाओ, वर्ल्ड वार हमको ठीक नहीं लग रहा है, ये जो मार हो रहा है इसमें हम लोग क्या करें, हम लोग डेवलप करना है यार कंट्री को, ये मार में कहाँ पड़ रहे हैं। उसका सोच अलग था लेनिन का। और लेनिन के सोच के वजह से क्या किया कि वो अपने आप को विड्रॉ कर लिया ये सब मारपीट से, मतलब कि वो वॉर से अपने आप को विड्रॉ कर लिया। जर्मनी के साथ शांति का एक साइन कर लिया प्रस्ताव कि हम भाई मारपीट में नहीं रहेंगे। रसिया वॉर से निकल गया, जर्मनी हो गया खुश कि रसिया तो निकल गया, अब फ्रांस बचा, ब्रिटेन बचा, ही लोगों तो हम मार के बतख कभी हो बना देंगे। लेकिन ये जर्मनी का गलतफहमी था कि रसिया निकला है, रसिया तो निकल गया था मारपीट से, लेकिन रसिया को निकलने से जर्मनी हो गया एक्साइटेड और लगा खोज खोज के मारने सबको। मतलब नेवल इसका इतना स्ट्रॉन्ग था जर्मनी का, पानी का जो जहाज़ जो पानी में मार होता है, पानी का जो जंग है उसमें इतना मजबूत था जर्मनी कि फिर ये मारने लगा इधर उधर, मतलब कि ब्रिटेन का जहाज़ को, फ्रांस का जहाज़ को पानी में मार रहा है। अब यूरोप जाने वाला कोई भी जहाज़ कोई ठोक देता था, जो भी जहाज़ मिले उसमें जिसमें ब्रिटेन के लोग हैं, मतलब कि ये तो सबमरीन को उड़ा ही रहा था, अब पैसेंजर शिप को ही मारने लगा। और गलती से एक ऐसे पैसेंजर शिप को मार दिया जिसमें अमेरिकन्स थे और 1200 अमेरिकन्स मारे गए थे जर्मनी के अटैक में। जर्मनी यूरोपियन शिप पे अटैक किया, उस यूरोपियन शिप में अमेरिकन थे और 1200 अमेरिकन मारे गए थे, जो बहुत बड़ा गलती हुआ जर्मनी से। अमेरिका मूड ख़राब हो गया, अमेरिका का, अरे बाबा हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम आपको मिलिट्री दे रहे हैं, हम आपको सामान दे रहे हैं, दोनों तरफ बांट रहे हैं बाबा, अब हम ही को ठोक दिए, हमारे आदमी को ठोक दिए तो गलत हो गया। अमेरिका वार्न कर दिया कि भाई ऐसे कीजिएगा तो फिर हम आ जाएंगे, हम आएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। जर्मनी सोचा कि नहीं गड़बड़ा जाएगा, सही बात है, अमेरिका कूद जाएगा, अभी तो इतना दुश्मन है, इतना मुश्किल से रसिया हटा है, अमेरिका भी कूद जाएगा अगेंस्ट में तो गड़बड़ा जाएंगे। जर्मनी थोड़ा ठंडा आ गया, बोला ठीक है हम थोड़ा सोच समझ के मारेंगे। फिर वो लेकिन मारता ज़रूर था। लेकिन अब जर्मनी के लिए मुश्किल हो गया यार कि अब कोई शिप जा रहा है, उस शिप में देखेगा, मतलब पर्सनली घुसेगा, सोचेगा फ्रांस का कौन है, ब्रिटेन का कौन है, उन लोग को मारेंगे, अमेरिका वाला का पूछ के छोड़ देंगे, ये तो कर नहीं सकता हो, उसको तो पूरा शिप उड़ाना है। शिप के अंदर अमेरिका का 5 आदमी बैठा हुआ, 50 आदमी ब्रिटेन का है, तो क्या करेगा बेचारा, 5 आदमी को छाड़ कर निकाल पाएगा, नहीं निकाल पाएगा, पूरा उड़ाएगा। वो बेचारा फिर वही काम किया, मतलब थक गया, नहीं हो पाया कि खोज खोज के अमेरिकन को छांटो बाकी को मारो, ऐसा हो नहीं पाया। वो मारता था तो अमेरिकन भी मरते थे। अब अमेरिकन जब मारने लगे तो अमेरिका का मूड हो गया ख़राब। तब तक अमेरिका को ये भी पता चल गया कि जर्मनी जो है वो अंदर ही अंदर दिमाग लगा के मैक्सिको को बोला है अमेरिका पे हमला करने के लिए, यानी कि मैक्सिको को भी रेडी कर रहा है। एगो लेटर लिख के दिया, वो लेटर अमेरिकन इंटेलिजेंस के पास आ गया और अमेरिका ये बात जान गया कि ओहो ये जो जर्मनी है मेरे खिलाफ भी षड्यंत्र रच रहा है, मैक्सिको को रेडी कर रहा है मेरे खिलाफ, मैक्सिको को रेडी कर रहा है मेरे खिलाफ जंग करने के लिए। यानी कि अब हो गया अमेरिका का मूड ख़राब। अमेरिका बोला कि ना अब तो हमको आना ही पड़ेगा। अमेरिका 1917 में, सोचिए 3 साल का लड़ाई चल रहा है, 1914 से लड़ाई चल रहा है, तो 1917 में उस टाइम में विल्सन थे, विल्सन वहाँ के प्रेसिडेंट थे। विल्सन बोले कि अब हम लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जर्मनी गलत कर रहा है, हमारे लोगों को तो मार रहा है, हमारे पीछे हमारा षड्यंत्र भी कर रहा है, हम सपोर्ट सबको कर रहे हैं, फिर भी हमको इम्पीरियलिज्म के खिलाफ है हम। अब वो 14 का पॉइंट दिए, उसमें 3-4 पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट रखना है। जो विल्सन ने 14 पॉइंट दिए उसमें फ्री नेविगेशन था उनका पॉइंट, कि आदमी को मतलब नेविगेशन फ्री रहेगा, एंड ऑफ इम्पीरियलिज्म रहेगा, कि ये जो आदमी कॉलोनी खूब बनाता है यहाँ वहाँ, ये वो कॉलोनी बना लेता है, जैसे ब्रिटेन आके इंडिया को कब्जा कर लिया, ये सब चीज़ नहीं चलना चाहिए। ये अमेरिका का विल्सन का ये सोच था। एक लीग ऑफ नेशन बनना चाहिए, जैसे अभी यूएन जो है ना, उसमें लीग ऑफ नेशन बनने का जो प्रस्ताव आया था अमेरिका का ही विल्सन दिए थे। लीग ऑफ नेशन बनना चाहिए जो पूरा दुनिया को कंट्रोल करे, वहाँ पर सब कुछ ऊंच नीच अच्छा बुरा सब वहाँ पर डिस्कस हो, लीग ऑफ नेशन बनना चाहिए। ऐसे करके पॉइंट बनाए 14 को विल्सन और कूद गए कि अब ये दुनिया, अब हम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस वर्ल्ड वार को ख़त्म करेंगे, ख़त्म करके यही पॉइंट आना चाहिए, यही पॉइंट पे जो मैंने लिखा है 14 पॉइंट, यही चीज़ होना चाहिए। और जब 1917 में जब विल्सन मतलब कि अमेरिका कूदा, तो अमेरिका कूदा तो फिर जर्मनी का कमर टूट गया, क्योंकि अमेरिका क्या कर रहा था, जर्मनी को भी और अमेरिका रसिया लोग को भी, ब्रिटेन लोग को भी हथियार सप्लाई कर रहा था। इधर सप्लाई एकदम बंद कर दिया, क्योंकि इधर से कूद गया, इधर बंद करेगा ही। अब इधर जब हथियार बंद कर दिया है तो इसका तो कमर ऐसे ही टूट गया। उसके बाद पर डे 10,000 लगभग सैनिक उतारने लगा अमेरिका और जर्मनी को ठोकने के लिए, और पर डे उतारने लगा तो जर्मनी ठंडा गया, ठोक दिया, और जर्मनी का वहाँ पे बहुत बुरी तरह स्थिति खराब कर दिया। और मतलब पर डे जर्मनी को घातक टाइप का मौत, जर्मनी को घातक टाइप का लॉस सहना पड़ रहा था अमेरिका को कूदने के बाद, अमेरिका को जंग में आने के बाद। पर डे 10,000 सैनिक उतार रहा है, पर डे मार रहा है, जर्मनी का स्थिति गड़बड़ हो गया। तो फिर जर्मनी शांति
जर्मनी शांति क्या बोलते हैं, शांति एक प्रस्ताव लाया कि भाई अब हम लोग हालत ख़राब है, तो अमेरिका और मतलब कि पूरे कंट्रीज़ में फिर एक लास्ट में 1918 में 11 नवंबर 11 बजे साइन हुआ। 11 बजे 11वां महीना में, सोचिए नवंबर है मतलब 11 बजे 11वां महीना में नवंबर में 1918 में एक शांति प्रस्ताव साइन हुआ कि अब गोलीबारी नहीं होगी, सब कोई ठंडा जाइए। सब कोई ठंडा गया, क्योंकि जर्मनी का हालत ख़राब था, लड़ने लायक नहीं था वो, तो ठंडा दिया गया। तो उसके फिर वहाँ जब मैंने 1918 बताया, 1918 में 11 नवंबर को 11 बजे ये साइन हुआ। और फिर उसके 6 महीने के लगभग बाद पेरिस में वर्साइल ट्रीटी हुआ। मतलब कि पैलेस ऑफ वर्साइल वहाँ पेरिस में पड़ता है, वही पैलेस में ट्रीटी साइन हुआ कि अब ये कैसे इसमें ये जंग हुआ, ये क्यों हुआ, इसके पीछे रीज़न क्या है, सब कुछ छानबीन करके किस पे पेनल्टी लगेगा, किस पे क्या क्या सज़ा, किसको क्या मिलेगी, ये सब बना। और ट्रीटी ऑफ वर्साइल वहाँ पे साइन हुआ 1919 में। 28 जून 1919 को ये वर्साइल ट्रीटी साइन हुआ। और जब आपको मैंने बताया कि वो जो राजा साहब वहाँ गए थे, इनको गोली मारा गया था, जब उनको गोली मारा गया था वो भी डेट जो था वो 28 जून 1914 था। यानी कि 5 साल का गैप आपको 4 साल का 1914, 15, 16, 17, 19, हाँ 5 साल का गैप आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो 28 जून को भी गोली मारा गया था वहाँ। 28 जून भूलना नहीं है, मैं तो ये डेट नहीं भूल सकता कभी, आपको भी नहीं भूलना है। 28 जून 1914 को गोली मारा गया था उनको, और 28 जून 1919 को ट्रीटी साइन हुआ कि वर्साइल ऑफ ट्रीटी साइन हुआ कि फाइनल हो गया, अब ये विराम हमेशा के लिए वर्ल्ड वार पे लग गया। और इस पे कुछ क्लॉज निकल के आए कि अब क्या होगा। तो जब 28 जून 1919 को वर्साइल ट्रीटी साइन हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुआ, तो उसमें निकल के आया कि जो जर्मनी है, इस सारा का सारा मारपीट वर्ल्ड वार जो पूरा हुआ ये जर्मनी के चलते हुआ। गिल्टी जर्मनी को पाया गया। जर्मनी पे बहुत बड़ा रकम का प्लेंटी लगाया गया कि आपको इतना पैसा देना पड़ेगा। इतना बड़ा रकम लगाया गया प्लेंटी कि 2010 तक, सोच लीजिए, अब भी 2010 तक जर्मनी उस पैसा को चुका रहा था। इतना बड़ा प्लेंटी लगाया गया था पैसा का। और जो जर्मनी का कॉलोनी था, जहाँ जर्मनी, अफ्रीका में कुछ जगह पे जर्मनी लूट कर रखा था ज़मीन को, सारा ज़मीन उससे छीन लिया गया। और फ्रांस और ब्रिटेन ज़मीन को बांट लिए। अमेरिका को नहीं मिला कुछ, अमेरिका इम्पीरियलिज्म के खिलाफ था, पहले ही मैंने बताया। अमेरिका को कुछ नहीं मिला, फ्रांस और ब्रिटेन उसको अपने में दोनों भाई बांट लिए और जर्मनी को कंगाल कर दिया गया। जर्मनी के साथ ऐसा चीज़ हुआ। लड़े पूरे दुनिया था, लेकिन गिल्टी जर्मनी को बनाया गया, क्योंकि जर्मनी से ही सब कुछ स्टार्ट हुआ था। जर्मनी अगर ऑस्ट्रिया हंगरी को नहीं सपोर्ट करता तो शायद ऑस्ट्रिया हंगरी, और मतलब इतना बड़ा वर्ल्ड वार उठ के निकल के सामने नहीं आता। ये पूरा का पूरा दुनिया का तरफ से प्रस्ताव रखा गया, बोला गया, ठीक है। तो ऐसे ही करके वर्ल्ड वार पूरा हुआ। और वर्ल्ड वार का जो लास्ट में निर्णय निकल के सामने आया, वो जर्मनी का गिल्टी था। जर्मनी को ऐसा सज़ा दिया गया, इस तरह का जर्मनी को बनाया गया। अब जर्मनी का जब मूड ख़राब होगा तो वर्ल्ड वार 2 होगा, वो आपको समझाया जाएगा। उसमें कैसे हिटलर चचा आएंगे और सब का बदला, बाप का, दादा का, सब का बदला लेगा रे हिटलर, वो वाला डायलॉग आएगा। तो समझ पा रहे हैं पूरा का पूरा वर्ल्ड वार आपको मैंने कोशिश किया बढ़िया समझाने का, विजुअलाइज कराने का। अगर कहीं कुछ छूट रहा हो, कहीं कुछ दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करें। कहीं कुछ समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको बढ़िया से फिर समझाऊँगा। तो चलिए, आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जय हिंद, फिर मिलते हैं।